नमस्कार, मैं हूं जयवीर पुंडीर और आप देख रहे हैं हिमालय दर्पण उत्तराखंड। आज की बड़ी चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो बड़ी चर्चा है वो विशेष होने जा रही है। विशेष इसलिए क्योंकि आज हमने पहले से ही एक सनसनीखेज खुलासे की बात रखी है। तो मेरे साथ में आज बड़ी चर्चा में शामिल हैं हमारे मुख्य संपादक सुभाष शर्मा जी। सुभाष शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की बड़ी चर्चा में। आप सबका स्वागत। और जितने दर्शक हमें देख रहे हैं उन सब से आग्रह करूंगा कि कृपया करके वीडियो को बहुत अधिक मात्रा में शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो एक तरीके का खुलासा है भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है इस समय उत्तराखंड में, उनके जो भाजपा के जो मुख्यालय की शिलान्यास हुआ है, भूमि पूजन हुआ है रिंग रोड पर, उसके विषय में ये खुलासा करने जा रहे हैं। और सुभाष शर्मा जी ने कुछ आरटीआई लगाई है, तो वो ही बताएंगे किस तरीके से इस जमीन को एक तरीके से क्या कह सकते हैं कि कब्जाने जैसी स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। तो पूरी बात के लिए मैं सुभाष शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि किस तरीके से देखते हैं सर ये जो भारतीय जनता पार्टी ने जमीन ली है या किस तरीके से इन्होंने इसको कब्जाया है, क्या इसके लिए सही शब्द कहा जा सकता है? ये कब्जाई हुई भूमि है या खरीदी हुई भूमि है? किस तरीके से देखते हैं आप, और किस तरीके के दस्तावेज आपको प्राप्त हुए हैं इससे संबंधित? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि ये कोई रानी पद्मावती की जमीनें थी और आज वो सीलिंग में है। किस तरीके से देखते हैं? सरकारी भवन भी बने हैं कुछ सीलिंग की जमीनों में, वो तो सरकारी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के लिए इसका यूज किस तरीके से, क्या कहना है आपका? देखिए, मैंने इस संबंध में पहले भी एक बार खुलासा किया था। जितने दस्तावेज मेरे पास उस वक्त थे जी, मैंने उनको लेकर के आपके सामने खुलासा किया था। और खुलासा मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूं, आज उतनी लंबी बात नहीं कहूंगा। एक राजा साहब थे, कुंवर चंद्र बहादुर सिंह जी, सभी जानते हैं, रायपुर का बच्चा बच्चा उनको जानता है। और मेरी पीढ़ी के बहुत लोग हैं जो उनके साथ जिनका अच्छा उठना बैठना था। अभी 2001 में उनकी मृत्यु हुई। मैंने भी उनको देखा हुआ, उनका घर मैंने देखा है, उनको मैंने खुली जीप में घूमते हुए भी देखा है। और पूरा जीवन उन्होंने एक राजा की तरह ही बिता दिया। भले ही देश आजाद हो गया, मगर उन्होंने खुले हाथ से, दोनों हाथों से उन्होंने अपनी संपत्ति को भी लुटाया। विवाह उन्होंने किया नहीं, उनके बच्चे थे नहीं। तो उनकी बहनें थी और उनकी बहनों में से एक थी पद्मा कुमारी, एक और बहन थी, उन्होंने शादी नहीं की। तो सबकी संपत्ति पद्मा कुमारी जी के पास आ गई। तो ये तो एक नटशेल में मैंने आपको संपत्ति का ब्यौरा बताया। लेकिन बाद में आप सब जानते हैं सीलिंग एक्ट आया, और सीलिंग एक्ट में 12.5 एकड़ सिंचित जमीन और 16.5 एकड़ असिंचित जमीन, बस ये मैक्सिमम लिमिट थी जो जमीन आप अपने पास रख सकते थे। तो इसी क्रम में उनकी भी सारी जमीनें सीलिंग में चली गई। और पूरा देहरादून इसको जानता है कि ये जमीनें सीलिंग में हैं राजा साहब की। कुछ लोग कब्जा भी करते रहे कुछ जगह, और यहां पर एक समय पर टी स्टेट भी था, मैं आपको ये भी बताऊं। तो कभी इसका लैंड यूज चाय बागान भी यहां का रहा है। और वर्तमान में तो ये लगभग इनकी सारी ही जगह सीलिंग में थी। थोड़ी बहुत इनकी जगह बची हुई थी, उसके लिए इन्होंने वसीयतें की। इनकी एक वसीयत जो थी, ये सारी चर्चाएं वहीं से शुरू होती है। इन्होंने ये मैं दस्तावेजों के साथ बोल रहा हूं। आज मेरे पास जो दस्तावेज आपको मैंने पहले दिखाए थे वो भी मौजूद हैं, और आरटीआई द्वारा प्राप्त जो दस्तावेज हैं मेरे पास, आज मैं वो भी आपको दिखा रहा हूं। मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा, थोड़ा सा धैर्य मेरे साथ में रखिएगा। मामला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्ताधारी पार्टी है, जो कि पार्टी विद डिफरेंस अपने आप को औरों से अलग पार्टी के रूप में प्रस्तुत करती है, क्योंकि उससे जुड़ा है, इसलिए मैंने बहुत सावधानी बरती और बहुत संयम रखा।
लेकिन जो दस्तावेज सूचना के अधिकार से विभिन्न कार्यालयों से, जिला अधिकारी से, कमिश्नर से, जो उनके दफ्तर के बाहर जो भारतीय जनता पार्टी की ये विवादित जो भूमि है, इसके बगल में ही बीच में सिर्फ एक सड़क उनको डिवाइड करती है, ये प्रॉपर्टी सबकी, इस पार सड़क के उस पार इस सारी सड़क जमीन के मालिक यही कुंवर साहब थे हमारे, तो कुंवर चंद्र बहादुर जी। मैंने उसकी भी डिटेल निकाली। उसके ठीक सामने जो सूचना आयुक्त का दफ्तर है, उसके ठीक पीछे एक और दफ्तर है, कृषि भवन है वहां पर, फिर एक कर आयुक्त का भवन है, किसान भवन है, एक और है एक भवन, और निर्वाचन आयोग का एक भवन है, एक पेट्रोल पंप की जगह एक युद्ध के एक शहीद के परिवार को दिया गया है, एक संभवतः कारगिल शहीद थे वो, उनके परिवार को पेट्रोल पंप अलॉट हुआ, उनको भी वो जगह दी गई। यहां तक कि कुछ और लोग जो या तो गरीब थे या किसी भी क्राइटेरिया में वो आते थे, उनको वहां पर मकान बनाने के लिए भी भूमि आवंटन हुआ। तो ये सारी भूमि का आवंटन जो दस्तावेज हमने प्राप्त किए, और मैं जब बात शुरू कर रहा हूं तो मैं आपको बता देता हूं, ये मेरे पास सूचना के अधिकार में है, और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं आपको ये सारे दस्तावेज दिखा रहा हूं। मैं जानता हूं कि मेरी एक एक बात की अब खुर्दबीन लेकर अब भारतीय जनता पार्टी जांच करेगी, तो इसलिए मैंने पहले आरटीए मंगाया, और ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दिखा रहा हूं जो मुझे सूचना के अधिकार से प्राप्त हुए हैं। तो इनमें स्पष्ट लिखा है कि ये सारी जगह सीलिंग की थी, और उसी सीलिंग में से, सीलिंग का मतलब राजा साहब की अतिरिक्त जमीन जो सरकार ने अधिग्रहण कर ली थी। तो ये सब की सब जगह, जितना नाम मैंने अभी लिया, वो चारों पांचों सरकारी कार्यालय, बहुत सारे विभागों के मुख्यालय हैं उनमें, वो पेट्रोल पंप की वो जगह, और गांव में बहुत सारे लोगों के मकान जो विशेष तौर पर मायावती जब मुख्यमंत्री थी उनके टाइम पर वो जगह पट्टे अलॉट किए गए थे। तो ये सब उस अतिरिक्त अर्थात सीलिंग भूमि में से अलॉट किए गए थे। तो ये मैंने डॉक्यूमेंट मेरे सामने हैं, जिनमें जो वहां पर लोग पट्टे धारक हैं उनके नाम भी हैं, और इसमें जिला अधिकारी की रिपोर्ट, भूमि अध्यापति अधिकारी की रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट्स इसमें हैं। एक परिवार जिनके हम बहुत दिनों से, कितनी बार हम भी चाय पीने गए, डोभाल परिवार, इसमें उनका जिक्र भी है। मुझे इसकी जानकारी थी कि उनको ये जगह अलॉट हुई है, तो ये प्रमाणित है, और ये सब प्रमाणित प्रतियां हैं, और मैं इसको हूबहू पढ़ के आपको जानकारी दे रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ रहा। तो ये आप मान के चलिए कि जितनी बात मैंने आपको बताई ये बिल्कुल प्रामाणिक है। अर्थात वो सारी जगहें, आप कहें तो मैं आपकी सुविधा के लिए सिर्फ 2 लाइनें जो इस आपको चीजें स्पष्ट कर देंगी वो मैं आपको बताता हूं। कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून के पत्रांक संख्या 529/12, संख्या 67 ब्रैकेट 2008-2, दिनांक 9 जून 2009 के अनुसार ग्राम रायपुर के खसरा नंबर इतना इतना, खाता नंबर ये में से सीलिंग भूमि आयुक्त कर उत्तराखंड के कार्यालय भवन निर्माण हेतु वाणिज्य कर विभाग देहरादून के नाम दर्ज हो गए। ये दर्ज हुई, और इसमें कहां से ये जमीन आई, और ये जमीन आई, इसमें स्पष्ट लिखा है भूमि व्यवस्था अधिनियम उत्तर प्रदेश, क्योंकि यह नियम उत्तर प्रदेश के ही चलते हैं, कि धारा 117 की उपधारा 16 के अनुसार ग्राम रायपुर के भूमि खाता संख्या इतने इतने भूमि सीलिंग भूमि का नाम खारिज करके, अर्थात सीलिंग भूमि खारिज हुई, और वो सीलिंग की भूमि खारिज करके इन कार्यालयों में चढ़ा दी गई। तो ये जो मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये जगह सीलिंग की है, ये अभी तक मैं मुंह जबानी कहता था, आज मैं दस्तावेजों के माध्यम से आपसे ये सारी जानकारियां शेयर कर रहा हूं। मैं अभी आधार बना रहा हूं कि घोटाला कहां शुरू हुआ। ये बहुत बड़ी बात है कि जो सीलिंग की जमीनें हैं वो सरकारी जमीनें मानी जाती हैं, तो सरकारी कार्यालयों को तो दे सकते हैं, क्योंकि सरकार अपने सरकारी कार्यालय बना सकती है, लेकिन कोई पार्टी का मुख्यालय बने, ये तो एक विवाद की बात ही हुई ना। नहीं, अगर मैं कहता हूं कि किसी सामाजिक संस्था को, किसी एनजीओ को, किसी अन्य कल्याणकारी संस्था को भी यह जगह दी जा सकती है, ठीक है, सरकार लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो चैनल अपनाया ही नहीं।
ये हो सकता था कि भारतीय जनता पार्टी उसकी पात्र है कि नहीं है, लेकिन उन्होंने वो चैनल सीलिंग से अलॉट कराने का नहीं अपनाया। उन्होंने क्या करा, सीधे सीधे उन्होंने बिशन सिंह चुफाल जी जी जो उस वक्त अध्यक्ष थे जी जी पूर्व 2009, 10 और 11 में बिशन सिंह चुफाल जी के द्वारा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की ओर से डॉक्यूमेंट साइन करे और एक रजिस्ट्री करा ली। उन्होंने रजिस्ट्री कराई पद्मा कुमारी से। ठीक है जी। पद्मा कुमारी से रजिस्ट्री कराने के बाद उनका लंबे समय तक उसमें म्यूटेशन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बड़ा झोलमेल था उसमें, बहुत झोल था। अगर वो जमीन सीलिंग से जो बच गई थी वो पद्मा कुमारी जी की थी भी, हम एक बार को ये मान लेते हैं कि वो जगह पद्मा कुमारी जी की थी, तो पद्मा कुमारी जी से इन्होंने अपने नाम पर करा ली। ठीक है। मामला इतना सीधा होता तो आज हम इस बहस के लिए नहीं बैठे होते। अब मामला क्या है? इसी बीच एक आरती कुमार ने जी एक एप्लीकेशन दी, उन्होंने यहां पर जिलाधिकारी को दी, एसएसपी को दी, वो सब मेरे पास यहां पर इनमें रखी हुई हैं, और ये कहा कि ये जमीन राजा साहब ने मुझे रजिस्टर्ड विल से दी हुई है। तो हमने फिर उसकी जांच की रजिस्टर्ड विल की, तो ये यहां स्पष्ट लिखा हुआ है कि राजा साहब ने एक रजिस्टर्ड विल करी और विल उन्होंने की 21/8 को, 21 अगस्त 2001 को, 2001 में जी 21 अगस्त 2001 को ये राजा साहब ने एक विल करी और उस विल में 1/8 हिस्सा अपनी भूमि का आरती कुमार को दे दिया। वो क्यों दिया, कैसे दिया, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, ये एक रजिस्टर्ड विल है। मैं तारीख फिर से दोहरा रहा हूं, 21 अगस्त 2001। अब देखिए, इसके बाद एक कागज और आता है। कागज क्या आता है कि राजा साहब ने इस रजिस्टर्ड विल के ठीक 11 दिन के बाद, और अगर अगस्त को हम पूरे 10 दिन, 31 दिन का मान लें तो 10 और 2 12 दिन बाद, यानी 2nd डे ऑफ सितंबर, ये जिसके नीचे लाल लिखा हुआ है 2nd डे ऑफ सितंबर 2001, इस रजिस्टर्ड विल के ठीक 12वें दिन एक विल और तैयार की गई। मैं इसको तैयार की गई विल मानता हूं, क्योंकि ये विल असली नहीं हो सकती। इस विल के अनुसार राजा साहब ये लिख रहे हैं कि दिस इज माई लास्ट विल विच शैल कम इनटू इफेक्ट आफ्टर माई डिमाइस। राजा साहब 2 सितंबर 2001 को ये लिखते हैं कि ये मेरे जीवन की आखिरी विल है और ये मेरी मृत्यु के बाद लागू होगी। और इस विल में मैं अपनी वर्ष 86 की, वर्ष 95 की, वर्ष 95 की, वर्ष 97 की, और इससे 12 दिन पहले 21/8/2001 की जो विल मैंने करी है, जिसमें इस भूमि कौन सी, यही भूमि जो आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने नाम करवा ली, इसका 1/8वां हिस्सा में पूरी जमीन का, उनकी और भी बहुत संपत्ति थी, वो मैं आरती कुमार को दे रहा हूं। और बहुत सारी संपत्तियां हैं उनकी, बैंकों के अकाउंट हैं, गाड़ियां हैं, पुरानी गाड़ी हैं, स्टीम कार हैं, वगैरह वगैरह, उनके पास बहुत सारी संपत्तियां थी, बैंकों में लाखों रुपया है, वो मैं इसको वो पूरा बंटवारा उन्होंने रजिस्टर्ड विल से कर दिया था। एक विल ये आई, और ये में तारीख इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसके ठीक 7 दिन बाद राजा साहब की मृत्यु हो गई। ये मेरे पास उनका मृत्यु प्रमाण पत्र है, ये उनका मृत्यु प्रमाण पत्र है। ये सारे दस्तावेज मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित है। मैं प्रमाणित दस्तावेज लेकर के आपसे बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि मैं ये सारी बातें संविधान और गीता की शपथ लेकर के बोल रहा हूं। जिस तरह से कोर्ट में, न्यायालय में आप गवाही देते हैं ना, मैं उतने प्रामाणिकता से इन सारी बातों को आपके सामने रख रहा हूं। मैंने इसमें कहीं भी एक शब्द भी अपनी तरफ से फैब्रिकेट नहीं किया। ये 9 तारीख को उनकी डेथ हो गई, तो यहां ये सवाल पैदा होता है कि 9 तारीख को उनकी मृत्यु हो गई, 2 तारीख को एक विल बनाई गई जिसमें उनके सिग्नेचर भी फर्जी किए गए, और ये विल, ये अनरजिस्टर्ड विल है,
मैं वही कह रहा हूँ जी, सर, कि जी, मुनीर जी। पहली रजिस्टर्ड जो विल थी उसको अनरजिस्टर्ड विल से कैसे कैंसिल किया जाए? हाँ, ये प्रश्न है। मैं ये अपने दर्शकों से पूछता हूं। और अगर कोई हमारे वकील लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लीगल चीजों को जानने वाले लोग हमारे साथ जुड़े हैं, रिटायर्ड अधिकारी जुड़ रहे हैं, या कोई भी, इसमें तो कोई भी व्यवस्था दे सकता है अपनी। अगर आप कृपया करके ये बताएं, हमारे चैनल पर इस वक्त लाइव कमेंट दें, और ये कमेंट दे करके हमको ये बताएं कि क्या कोई रजिस्टर्ड विल वही व्यक्ति जीते जी, जिसमें वो व्यक्ति जिसकी मृत्यु उसके 7 दिन बाद हो गई, क्या कोई व्यक्ति रजिस्टर्ड विल को अनरजिस्टर्ड विल से, एक सादे पन्ने की सिंपल विल से उसको निरस्त कर सकता है? क्या निरस्त कर सकता है? और क्या उसको ये मालूम था 2 तारीख को कि मैं आज से 1 हफ्ते बाद मरने वाला हूं? तो इसको कैसे करके हम जालसाजी ना माने? तो ये जालसाजी की गई कि हम इस विल को हम कैंसिल कर रहे हैं, और अब नई विल, तो नई विल में उन्होंने प्रॉपर्टी, ये दिखाया गया कि नई विल में उन्होंने अपनी सारी संपत्ति पद्मा कुमारी को दे दी, ताकि पद्मा कुमारी द्वारा की गई जो रजिस्ट्रियां हैं वो लीगल मानी जाएं, और जो इसमें उनकी अन्य विल के द्वारा प्रॉपर्टीज का बंटवारा हुआ था उसको नल एंड वॉइड मान लिया जाए। ये डॉक्यूमेंट फैब्रिकेट करके बनाया गया, फोर्स करके बनाया गया, और इस डॉक्यूमेंट के ऊपर ही भारतीय जनता पार्टी खेल रही है। इसके बाद मैंने आपको बताया, हमारे माननीय चौफाल जी के माध्यम से एक रजिस्ट्री इसमें कर दी गई, और रजिस्ट्री करी तो जाहिर है ये है 1.2320 हेक्टेयर, अर्थात 1.25 हेक्टेयर, तो 13.25 और लगभग 16 बीघा, ये अंदाजे से 16 बीघा बैठती है, थोड़ी सी कम या थोड़ी ज्यादा, 12,320 मीटर जगह। तो ये 16 बीघा के लगभग जगह, ये 2 खातों में है, ये 43 का और 43 खा। 43 खा में 8,803 मीटर है स्क्वायर मीटर, और 43 खा में 3,440 स्क्वायर मीटर है, और टोटल ये 12,320 स्क्वायर मीटर जगह बैठती है, अर्थात 16 बीघा के लगभग ये जगह बैठी है। इतनी जगह भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड द्वारा प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल के पक्ष में विक्रय पत्र दिनांक 20 दिसंबर 2000 के द्वारा संपादित की गई, ये हो गई। अब इनके नाम जब म्यूटेशन की प्रक्रिया शुरू हुई तो उन शुभम कुमार द्वारा अपनी माता श्रीमती आरती कुमारी, इन्होंने आपत्ति करी, और आपत्ति करके ये कहा कि मैं तो इसका मालिक हूं, मेरे पास ये विल है। उस विल में ये बताया गया कि वो विल खारिज हो गई, और खारिज होने योग्य थी, मतलब उसकी बात सुनने लायक थी, सुनी जानी चाहिए थी, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण उसने मुद्दा उठाया था। मगर यहां से फिर खेल शुरू हुआ। यहां इन्होंने क्या करा, फिर उस आरती कुमार को, शुभम कुमार को, जिनके नाम 1/8 की रजिस्टर्ड विल थी और आज भी है, वो विल आज भी मौजूद है, क्योंकि वो विल रजिस्टर्ड तौर पर कभी कैंसिल हुई नहीं, वो सरकारी खातों में है, आज भी वो रजिस्टर्ड है, उसमें सब रजिस्ट्रार के उसमें खातों में वो, उनके रजिस्टर में वो विल चढ़ी हुई है, वो आज भी मालिक है। लेकिन उनको कहीं ना कहीं दबाव दिया, दबाव दे करके आरती कुमार को, और दबाव, लालच और जो कुछ भी किया, और उनको इस बात के लिए तैयार किया कि वो प्रेस ना करें अपने नाम खारिज करने की, और अपनी आपत्ति जो उन्होंने करी उस आपत्ति को वो प्रेस ना करें, और कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज कर लें, और कंप्रोमाइज करके एक इलीगल तरीका कि हमने तो इस विल से ली है जगह, और हमने तो पद्मा कुमारी से जगह ली, अपने नाम पर इन्होंने म्यूटेशन उसका करा लिया। चलिए, ये तो जमीन का फर्जीवाड़ा, ये इतने दस्तावेज मैंने किनारे रख दिए, और फिर इन्हीं सबको लेकर के आरती कुमार, शुभम कुमार, इनसे एक कंप्रोमाइज दाखिल कराया गया, और ये कहा गया कि चलो हमको ऐतराज नहीं है जी, लेकिन वो जगह जो अपने जीते जी चंद्र बहादुर जी किसी भी अन्य व्यक्ति को दे गए, उसे पद्मा कुमारी कैसे बेच सकती है?
ये भी बड़ा सवाल है। ये एक बड़ा सवाल है। ये वाद चला जी। सिविल जज के यहाँ वाद चला, फिर हाई कोर्ट में एक वाद चला, और वहां इनसे जो हमारे आरती कुमार, शुभम कुमार थे, इनसे वहां पर इनको दबाव में लेके या लालच में लेके या कोई और समझौता करके उस विल के अगेंस्ट, जो विल रजिस्टर्ड हो रखी है, जी जी, दस्तावेजों में आज भी है, पुंडीर जी उन दस्तावेजों को जानते हुए भी, नजरअंदाज करते हुए भी उस विल को नल एंड वॉइड मान लिया, जो आज भी वैलिड है। जिस वक्त हम बात कर रहे हैं 2021 में, वो आज भी विल वैलिड है, क्योंकि वो कभी खत्म ही नहीं हुई। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई, तो उनकी मृत्यु से पूर्व बने, एक हफ्ता पहले बने एक डॉक्यूमेंट को आधार मान लिया गया, और उससे 12 दिन पहले का जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है उसको आधार नहीं माना गया। तो ये नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत का यहां पर इसकी हत्या हो गई। ठीक है जी। तो देख रहे हैं आप, ये वो भारतीय जनता पार्टी। आप क्या समझते हैं भारतीय जनता पार्टी में जो लोग यहां बैठे हुए हैं वो कितने पैसे वाले होंगे? क्या अंदाजा है आपका? 500 हजार करोड़ के मालिक तो होंगे ही। ऐसे भी लोग हैं यहाँ तो। हाँ, कितने ही है जो इतने के कैश के मालिक है। 1-1 हजार करोड़ के तो कई लोग हैं, और इनके पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे। और बड़ी हैरानी होती है, वही सारे पदाधिकारी इस पूरे घोटाले में शामिल हैं। यानी जिनका देहरादून, आधा देहरादून जिन लोगों का था, आज इस घोटाले में वो लोग शामिल हैं। और इस सबको सहयोग कौन कर रहे हैं? कौन इसमें, इस घोटाले में कौन ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं? इस घोटाले को एक सफेद रंग उड़ाकर कौन इसको, इस जमीन को पाक साफ बनाने में लगा हुआ है? मुख्यमंत्री हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो शिलान्यास जी। आइए अब उसी पर आते हैं की बात करें कि शिलान्यास कैसे हो सकता है किसी भी भूमि का, जब तक आप उसका नक्शा, और ये इन्होंने लिखा है इसमें कि इतने कमरे होंगे, इस तरीके का इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयार करके दे दिया उन्होंने कि क्या क्या इसमें होगा। जी पुंडीर जी, मैं चाहता हूं कि जरा वो नक्शे कितने होंगे, कितने कमरे होंगे, सारा कुछ कौन कह रहा है, ये सब आप ही बताएं जनता को। ये देखिए, ये मैं आपके लिए माइक पकड़ता हूं। प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष अनिल गोयल ने बताया, प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोयल ने बताया कि भवन में 500 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। भवन का शिल्प और शैली जोनसार बाबर क्षेत्र में बनाए जाने वाले भवनों की तर्ज पर होगी। 2.5 मंजिल भवन में 55 कक्ष और 4 हॉल होंगे। इसमें पार्टी के पदाधिकारियों के बैठने की व्यवस्था होगी। 3 एकड़ भूमि पर 200 चौपाया वाहनों की पार्किंग की सुविधा भी इसमें दी जाएगी, ऐसा खबरों में लिखा गया और इनके बयान है। यह भूमि 2011 में खरीदी गई थी। इसमें डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश की भूमिका रही है। ये भी समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार ये जो 18 अक्टूबर के, जी 18 और 19 अक्टूबर के जो समाचार पत्र हैं, इनमें अमर उजाला है, इनमें दैनिक जागरण है, इनमें दी पायनियर है, और इनमें एक ऐसा न्यूज पोर्टल है जिसको अभी पिछले दिनों 5 लाख रुपया का एक विज्ञापन देने के लिए ये चर्चा में भी रहे। शंखनाद पोर्टल, अर्थात इस सरकार का माउथ पीस, वो स्वयं इस बात की तस्दीक कर रहा है दैनिक जागरण में भी कि हाँ, इसमें कमरे बनेंगे, इसका योजना बन गई है। और उसके बाद क्या हुआ? जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन्होंने आना था, मगर इन्होंने उस दिन नहीं आ पाए, और वर्चुअल तरीके से इन्होंने दिल्ली से इसका भूमि पूजन और शिलान्यास, ये शिलान्यास शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। शिलान्यास शब्द इसलिए मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूं कि लीजिए, ये फिर से पढ़ लीजिए, मैं कैमरे के थोड़ा सा करीब लाता हूं। ये यहां पर लिखा है, जहां मेरा ये उंगली है, शिलान्यास किया। उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा, मगर ये सब
पब्लिक डोमेन में उपस्थित है, ये चीजें मैंने भी वहीं से ली है। तो शिलान्यास भी कर दिया। अब शिलान्यास तो एक नियत जगह पर होता है कि इस जगह पर शिलान्यास होगा, क्योंकि शिलान्यास तभी होता है जब नक्शा पास हो जाए। जब तक एक जगह का नक्शा ही पास नहीं हुआ तो शिलान्यास कैसे, तब तक आप कैसे इसका शिलान्यास कर सकते हैं। तो ये सारे कागज है, ये सब मेरे पास दस्तावेज हैं। ये एक हवन हो रहा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी स्वयं बैठ करके हवन कर रही है उसी स्थल पर। ये कार्यक्रम के लिए मंच सजाया गया, ये वाला। तो ये मैंने आपको सबूत इस बात के लिए, ये वहां पर कुछ वृक्ष लगा करके उस दिन इन्होंने कार्यक्रम किया, यानी एक उत्सव हो गया, घोषणा हो गई कि अब यहाँ कार्यालय बनेगा। कार्यालय के सारे इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं और इसका नक्शा भी हमने पास करा लिया है, इसका नक्शा भी बन गया है। ये सब घोषणाएं उस दिन हुई और 1 साल के अंदर अगले चुनाव से पहले ये बन जाएगा, ये घोषणा भी इन्होंने करी। ये बीजेपी न्यू स्टेट ऑफिस टू बी बिल्ट इन ट्रेडिशनल स्टाइल, सब कुछ इन्होंने तय करके उसकी घोषणा भी कर दी और उसकी कार्य योजना उस दिन वहां पर दिखा दी। मैं इसकी लोकेशन भी आपको दिखा देता हूं, कोई कंफ्यूजन किसी को ना हो। ये देखिए, ये गूगल का मैप है। इस गूगल के मैप में ये है सूचना भवन, ये बीजेपी ऑफिस। तो ये सब बिल्कुल सड़क के आमने सामने है। ये एग्जैक्टली वही जगह है, यानी एक जगह उसी के आसपास की, उसी के सामने की, वो तो सीलिंग में है, वो सीलिंग से प्राप्त हुई और दूसरी जगह इन्होंने खरीद के प्राप्त की। फिर ये अन्य लोगों की सूचियां, चलिए इनको भी छोड़िए। अब मैं आपको इसकी बड़ी मजेदार कहानियां बताता हूं। मैंने फिर और जांच करी। मैंने कहा नहीं, जांच तो होनी चाहिए भाई, जांच क्यों ना हो। एक आरटीआई तो मैंने उन दफ्तरों को लगाई, तो सारे दफ्तरों ने जवाब दिया कि हमारे को ये जगह सीलिंग में थी और सीलिंग के द्वारा प्राप्त हुई और ऐसे प्राप्त हुई। ये हमारा नाम इस विधि से, इस प्रक्रिया से हमारा नाम दर्ज किया गया उसमें खातों में। ठीक है, वो जायज है। मैंने फिर एक आरटीआई लगाई कि मास्टर प्लान की क्या स्थिति है। तो मास्टर प्लान बाजार में उपलब्ध था, मैंने वो देखा। दुर्भाग्य से वो कागज इस वक्त मेरे पास नहीं है। मैं सोच रहा था मेरी फाइलों में होगा, लेकिन मैंने पिछली बार वो मास्टर प्लान का नक्शा दिखाया था। तो आप ये मान के चलिए कि मास्टर प्लान की कॉपी मेरे पास है और आप स्वयं भी देख सकते हैं। रिंग रोड शुरू होती है दाहिनी तरफ, जब आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से चलते हैं, आईआरडी की तरफ से चलते हैं और रिंग रोड में देहरादून से बाहर निकलने की प्रक्रिया में चलते हैं, तो दाहिनी तरफ सड़क के सूचना आयुक्त का कार्यालय, कृषि किसान भवन, ये सब हैं। और ये सड़क बाईं तरफ है और बाईं तरफ का कुछ हिस्सा लाडपुर में आता है, जो सरकारी जो डिवीजन है। रायपुर ग्राम सभा दाहिनी तरफ और लाडपुर ग्राम सभा बाईं तरफ। तो लाडपुर ग्राम सभा जैसी शुरू होती है, वहां पर जो लैंड यूज है उस जगह को, जिस जगह की हम चर्चा कर रहे हैं, उसका वर्तमान मास्टर प्लान में, जो अभी लगभग 5 साल और वैलिड है, उसका लैंड यूज पार्क है। वो जगह जिस पर आज भव्य भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बनाने की बात हो रही है, वो जगह, उस जगह का लैंड यूज पार्क है। तो पार्क की जगह वो उसमें चिन्हित है और वो बिल्कुल वही तिकोना हिस्सा है और वही तिकोना वहां पर वो है और वो तो सीधे बड़ा स्वयं क्लियर नक्शा है। ये मैंने पिछली बार जिस दिन मैंने इस मामले का खुलासा किया था, मैंने उस दिन वो नक्शा दिखाया था मास्टर प्लान का। अभी मैं गलती से वो इस वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं ये बात आपको बहुत ऑथेंटिसिटी से बता सकता हूं कि उस जगह का लैंड यूज पार्क है, सार्वजनिक पार्क। तो नंबर 1, सार्वजनिक पार्क की रजिस्ट्री आपने कैसे कर ली? सार्वजनिक पार्क तो सार्वजनिक कामों में यूज होगा। फिर मुझे लगा कि इसमें एमडीडीए का क्या रोल है, एमडीडीए ने सार्वजनिक पार्क को कैसे करके उसका लैंड यूज चेंज करा होगा। तो मैंने एमडीडीए को चिट्ठी डाली, आरटीआई। मैंने बड़ा सब्र का इसमें मैंने काम उसका साथ लिया, मैंने सब्र से सारा काम लिया। और आरटीआई में जब चिट्ठी डाली तो ये देखिए पुंडीर जी,
मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि सर इतनी आसानी से कैसे मिले कागज की आरटीआई में? जी जी पढ़िए इसको। एमडीडीए ने पहले कितना हमको टाला। जी, इसमें लिखा है उपरोक्त विषयक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आपके द्वारा 2 बिंदुओं पर सूचना मांगी गई है। बिंदुवार सूचना निम्नवत है। बिंदु संख्या 1 के संबंध में कंप्यूटर अनुभाग की आख्या अनुसार अवगत कराना है कि किसी भी स्वीकृत मानचित्र की जानकारी हेतु मानचित्र संख्या, भूस्वामी का नाम, रजिस्ट्री के अनुसार, मौजा अनुसार, स्थल का पता व भूमि खसरा, नंबरान इत्यादि का स्पष्ट उल्लेख प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। तदोपरांत ही सूचना दिया जाना संभव होगा। बिंदु संख्या 2 प्राधिकरण के नगर नियोजन अनुभाग से संबंधित है। उक्त सूचना से स्पष्ट संतुष्ट न होने की दिशा में 30 दिन के अंदर निम्न अपीलीय अधिकारी के यहाँ अपील की जा सकती है। ये लिख रहे हैं लोक सूचना अधिकारी। ये इन्होंने जवाब जी। अब मैं बताता हूं। जी पहले बिंदु संख्या 2 की बात कर लेते हैं। बिंदु संख्या 2 में मैंने इनसे पूछा था कि इस जगह का, उक्त स्थल का लैंड यूज क्या है। मेरी जानकारी में और महानगर महायोजना का जो नक्शा है, मास्टर प्लान, उसको देखने पर यह जगह पार्क में, इसमें पार्क लिखा हुआ है। तो इसका भू उपयोग क्या था, भू उपयोग कैसे बदला, भू उपयोग बदलने की क्या प्रक्रिया अपनाई गई और भू उपयोग बदलने में कितना कन्वर्जन चार्ज लिया गया, इसका जवाब अभी तक नहीं दिया जी। इसके लिए इन्होंने कह दिया कि ये तो हमें नहीं पता, नगर नियोजन अनुभाग जो है इसका जवाब वो देगा। यानी एमडीडीए ये बोलता है, एमडीडीए की मैडम एकता अरोड़ा जी, लोक सूचना अधिकारी अनुसचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ये बोलती हैं कि हमारे पास देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों के लैंड यूज की जानकारी नहीं है। कमाल, ये कमाल है। तो ये घोटाला इसके पीछे, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है जी। मैं ये जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति का जवाब देगा, क्या एमडीडीए का ये जवाब उचित है? इस पर मेरा काम जारी है, मैं छोड़ूंगा नहीं, इस पर मेरी कार्रवाई जारी है, मुझे चाहिए। क्योंकि अच्छा, दूसरी बात यह है कि सफेद झूठ बोल रहे हैं। मेरी जो एप्लीकेशन थी, उस एप्लीकेशन में स्पष्ट लिखा था कि श्री बिशन सिंह चुफाल द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नाम की गई संबंधित तारीख और संबंधित खसरा नंबर मैंने सब लिखा है। मैंने तो रजिस्ट्री की कॉपी लगा दी थी। तो ये कहते हैं कि हमारे पास उसकी डिटेल नहीं है। चलिए, हमने ज्यादा लड़ाई नहीं लड़ी, हमने दो अपील लगा दी। एक अपील का जवाब हमारे पास आ गया, आप सुन के हैरान रह जाएंगे। वो जमीन जिसका शिलान्यास हो गया, शिलान्यास किसने किया? जेपी नड्डा जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने उसके लिए जमीन का समतलीकरण भी करा लिया। कराने के बाद वहां पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया, निर्माण सामग्री भी डाल दी। एक साधारण आदमी का एक छज्जा भी अगर, मैं वही कह रहा हूं कि एमडीडीए इतना, अगर कोई छोटा सा नक्शे के खिलाफ अगर चला जाएगा तो उसको भी तुड़वा देते हैं। छज्जा है या कोई आपने बाउंड्री बढ़ा ली, कुछ भी कर दिया तो तुरंत 1 फुट छज्जा भी बढ़ जाए, हाँ, है ना, उसी पे बुलडोजर चला देता है एमडीडीए। और यहाँ बाकायदा पूरा एक कार्यक्रम किया गया, घोषणा की गई कि यहाँ हम 50 कमरे, 4 हॉल, इसका हम यहाँ पर आज शिलान्यास हो गया, काम शुरू कर रहे हैं। तो एमडीडीए के अधिकारियों, आपने इसका चालान क्यों नहीं किया अभी तक? इसका नक्शा आपने स्थल पर जाकर के क्यों नहीं मांगा? तो मेरी पहली एप्लीकेशन का जवाब तो इन्होंने ये दिया कि जहां तक सवाल है इसका कि इसका लैंड यूज क्या है, कैसे बदला, क्या प्रक्रिया अपनाई, कितनी फीस जमा हुई, इसका तो हमें आता पता है नहीं, इसका तो बताएगा नियोजन विभाग। ठीक है। और दूसरे सवाल के लिए आप हमें ये डिटेल फिर से दो कि भूस्वामी कौन है, खसरा नंबर क्या है, जमीन कितनी है, किसके नाम से है, कौन से मौजे में है, वो कितना रकबा है। ये इन्होंने टालने की कोशिश की कि शायद इस बीच कोई भारतीय जनता पार्टी कोई तरीका निकाल ले। मगर मैं तो, आप जानते हो कि जनता के सामने अगर वायदा कर दिया, आज आपसे वायदा कर रहा हूं
आपको बहुत जल्दी ये नियोजन विभाग द्वारा प्रमाणित कि ये जो बात मैंने अभी आपको बताई है ये पब्लिक डोमेन में उपस्थित है। 200 रुपए का मिलता है वो मास्टर प्लान, खरीद लीजिए। 200 रुपए मैंने 200 में लिया, उसकी असली कीमत 50-100 कितनी मुझे मालूम नहीं है, पर 200 में देते हैं ये लोग। वो मैंने खरीदा और आम आदमी चला गया तो कहते हैं उपलब्ध नहीं है, प्रतियां खत्म हो गई। लेकिन मैंने वो उपलब्ध करा लिया था, इत्तेफाक से इस वक्त मेरे पास वो नहीं है। उसमें वो जगह लैंड यूज उस जगह का पार्क है, तो पार्क से ये आवासीय कैसे बनी या कार्यालय में कैसे बनी, इस पर एमडीडीए ने ढक्कन लगा दिया। अब मैं ये ढक्कन खोल के रहूंगा, जी। आप और मैं फिर बैठेंगे एक दिन। मैं आमतौर पर बड़ी चर्चा में मैं स्वयं शामिल नहीं होता, मैं विभिन्न विषयों पर समाज के अलग अलग किस्म के लोगों को, अलग अलग प्रतिनिधियों को बुलाता हूं, वो चाहे पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित हों, वो चाहे डॉक्टर हों, वो चाहे सीए हों, वो चाहे पत्रकार हों, वो चाहे किसी राजनीतिक दल के सदस्य हों, वो चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हों, मैं उनको बुलाता हूं, क्योंकि ये समय अपने बीच के लोगों के विचार सुनने का समय है। लेकिन ये मामला, क्योंकि इसको स्वयं मैंने इन्वेस्टिगेट किया और यहां मैं इस पूरे इन्वेस्टिगेशन का मैं आभार प्रकट करता हूं अपने साथी जन संघर्ष मोर्चा के हमारे रघुनाथ सिंह नेगी का। रघुनाथ सिंह नेगी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां सरकार से बार बार मांगी और हाई कोर्ट तक उनको ले गए कि यहां सरकार ने एक बात उनकी कंप्लेंट की कि साहब ये आदमी क्या करता है, ये बार बार ये धंधे क्यों करता है, ये बार बार रिपोर्ट क्यों मांगता है। तो हाई कोर्ट ने रघुनाथ सिंह नेगी के संस्था जन संघर्ष मोर्चा की जांच करवाई, आदेश दिया वहां जज साहब ने कि इस संस्था की भी जांच की जाए, ये संस्था सबके लिए पूछती रहती है। तो उसके बाद जब एक एक डिपार्टमेंट से, यहां तक कि इरिगेशन के जेई तक को कहा गया कि क्या कभी सुभाष इसने रघुनाथ सिंह नेगी ने आपसे मांगा, उन्होंने कहा नहीं साहब वो तो संत आदमी है। सब ने जब 100% पॉजिटिव रिपोर्ट दे दी तो हाई कोर्ट में वो रिपोर्ट जमा हुई और हाई कोर्ट ने उनको क्लीन चिट ऑफिशियली लिखित में दी, एक आदेश के तहत दी। तो वो अपने लेटर पैड पर बहुत गर्व के साथ छापते हैं, माननीय हाई कोर्ट द्वारा क्लीन चिट प्राप्त। तो रघुनाथ सिंह नेगी की मैं इसमें हेल्प लेता हूं, वो मेरे से ज्यादा जानते हैं आरटीआई के विषय में। तो ये सारी जानकारियां मेरे कहने पर रघुनाथ सिंह नेगी, ये चिट्ठी में है, हर एक चिट्ठी में है। रघुनाथ सिंह नेगी, अध्यक्ष जन संघर्ष मोर्चा और उत्तराखंड विकासनगर, ये उनका पता है। वो एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और जन समस्या को लेकर ना जाने उन्होंने कितनी ही रिट हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्रभावी रूप से लगा रखी है, जिन पर सुनवाई जारी है। इसलिए ये सब मैं अगर उनका यहां आभार व्यक्त ना करूं, रघुनाथ सिंह नेगी और उनके मोर्चे जन संघर्ष मोर्चा और उनके सहयोगी पिन्नी शर्मा इस संस्था के लोक सूचना अधिकारी हैं। ये सारी की सारी जानकारियां मुझे, मेरे मित्र हैं, मेरे सहयोगी हैं, मेरे आग्रह पर उन्होंने निकलवा करके दी हैं। तो ये सब जानकारियां बहुत प्रामाणिक है। अब मैं आपको एक ऐसी सनसनीखेज, ये आज की बहस का सबसे सनसनीखेज हिस्सा है जी, वो कार्यालय जिसका आपने शिलान्यास करवा दिया, जिसको आप भारत भर के जितने भी प्रदेश के आपके भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, उनमें सर्वोत्तम, सर्वाधुनिक, आधुनिक सुविधाओं से लैस आपने बताया 50 कमरे, 4 हॉल, 200 गाड़ियों की पार्किंग, ये सब का आपने शिलान्यास अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से करवा भी दिया। इसके संबंध में जब हमने बार बार कहा हमें इसके नक्शे की प्रति चाहिए, हमें इसका नक्शा चाहिए, और हमारे बार बार आग्रह पर अपीलीय अधिकारी के पास गए, अपीलीय अधिकारी को कहा, और जब उन्होंने आदेश कर दिया कि ये आपको देना ही पड़ेगा, तो अंत में 12 तारीख को, यानी अब से एक हफ्ता पहले, जो मुझे 14 को मिली, 14 तारीख को मुझे ये जानकारी मिली, तो 12 तारीख को ये जानकारी हमको एमडीडीए ने पत्र के द्वारा दी कि पढ़ूंगा तो आपको यकीन नहीं आएगा। ये कहते हैं कृपया विभागीय अपीलीय अधिकारी
यानी अधिकारी, अब हमने नहीं, ये तो अपीली अधिकारी ने भेजा इनको। संयुक्त सचिव महोदय के पत्रांक इतना इतना का संदर्भ लें, जिसमें बिंदु संख्या 5 में निर्देश दिए गए अपीलार्थी को बिंदु संख्या 1 में चाही गई वांछित सूचना मूल अनुरोध पत्र में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर यथा कार्यालय का नाम, भूस्वामी का नाम, कार्यालय का नाम का मतलब भारतीय जनता पार्टी कार्यालय प्रदेश, भूस्वामी का नाम अर्थात बिशन सिंह चौपाल, जिनके नाम ये रजिस्ट्री है, वो इसके भूस्वामी हैं। भले ही वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन नाम ऑन रिकॉर्ड उन्हीं का चलेगा। आदि के अनुसार ढूंढने का प्रयास करते हुए आख्या प्राप्त कर नियमानुसार अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध करा दें। ये कह रहे हैं हमको ये आदेश हुआ, ये आदेश हमको अपीली अधिकारी के पास जाने के बाद अपीली अधिकारी ने ये आदेश इनको करा। इस संबंध में पुनः कंप्यूटर अनुभाग से जांच कराई गई। कंप्यूटर अनुभाग की आख्यानुसार आवेदन पत्र में अंकित नाम ऑब्लिक स्थल पर कोई स्वीकृत मानचित्र दर्ज नहीं होना पाया है। वाह जी, अभी तो कोई मानचित्र नहीं, मानचित्र ही नहीं है। पहले इन्होंने आनाकानी की, दिया नहीं, अब इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि नहीं की गई। ये पत्र मेरे पास जीरो टॉलरेंस का दम भरने वाली सरकार के विषय में उन्हीं के एक विभाग का, ये एक जिम्मेदार अधिकारी का, एकता अरोड़ा ये लोक सूचना अधिकारी भी हैं, अनुसचिव भी हैं एमडीडीए की, ये इन्होंने मुझे प्रमाणित करके दिया है कि उक्त स्थल में अर्थात रिंग रोड में कोई नक्शा ही नहीं है। अभी तक कोई नक्शा नहीं जी, कोई नक्शा बना तो बगैर नक्शे के उस जगह को ये डेवलप कर रहे हैं, उस जगह का समतलीकरण कर रहे हैं। और पुंडेर जी, बड़ी मजेदार बात है, जिस दिन ये सारे कार्यक्रम हो रहे थे उस दिन पूरी सरकार वहीं थी। चलिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितने लोग हैं वो सब भाजपा के लोग हैं, तो उस पर तो हमें ऐतराज नहीं। मेयर साहब खुद भी थे, उस पर भी ऐतराज नहीं। मगर मेयर साहब की पूरी लेबर, पूरी फोर्स, पूरा कार्यालय, वो वहां क्या कर रहा था? ये भी एक सवाल खड़ा किया था। उस समय भी हम लोगों ने सवाल खड़ा किया था कि नगर निगम का जो पूरा अमला है वो इस चीज की तैयारी में क्यों जुटा है? क्या उसका खर्चा भारतीय जनता पार्टी ने वहन किया है? अगर आपने यूज भी किया है, आपने उनके जो नहीं कर सकते जी, इस तरीके से नहीं कर सकते। किराए पे दी जाने वाली या लेबर नहीं, अगर किराए, हाँ, नगर निगम किराए पर जाने वाली लेबर नहीं है। अगर चलो आपने किया तो क्या दिया, कुछ ऐसा भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हाँ, अपने साफ सफाई, टेंट लगाना, वहां की सारी जो है करनी, झाड़ियां काटनी, ये सब काम, पानी के टैंकर, ये सब काम नगर निगम के द्वारा कराए गए। ये एक बड़ी हैरानी की बात है। तो शुद्ध फर्जीवाड़ा। मैंने आपको एक एक करके डॉक्यूमेंट दिखा दिए। उस जमीन का रजिस्ट्री किस तरह से हुई, आप समझ गए। जो पात्र नहीं थी उन्होंने वो रजिस्ट्री वहां की कर दी। जमीन थी आरती कुमार के नाम और रजिस्ट्री कर दी पद्मा कुमारी ने। उसके हकदार आरती कुमार, ठीक है, आरती कुमार के नाम तकनीकी रूप से उस जगह का म्यूटेशन नहीं चढ़ा, लेकिन मालिक तो वही है, ये तो आपको मालूम है। और मालिक वो थे, रजिस्ट्री कर दी पद्मा कुमारी ने, नंबर 1। ये गड़बड़ है। दूसरे, म्यूटेशन जिन अधिकारियों ने किया उन्होंने इसमें स्पष्ट लिखा है कि 1/8 के हिस्सेदार वो थे और रजिस्टर्ड विल के द्वारा उनको दिया गया था, और बाद में 12 दिन के बाद वो रजिस्टर्ड विल एक साधारण विल से खत्म करके, सिंपल प्लेन पेपर की विल पर खत्म करके, जो विल राजा साहब की मृत्यु से 7 दिन पहले बनाई गई, मैं यहां इस शब्द का इस्तेमाल बार बार करूंगा क्योंकि वो आरती कुमार तो उनकी तो कुछ मजबूरियां रही होंगी, आपने उनको दबाव में ले लिया। हम दबाव में आने वाले नहीं हैं। हम उत्तराखंड को समर्पित एक पत्रकार हैं और हिमालय दर्पण उत्तराखंड जन सरोकारों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है, ये आप जानते हैं अच्छी तरह से। पहले भी हमने दैनिक समाचार पत्र इसी नाम से निकाला, हमने कंप्रोमाइज नहीं किया, हमने अखबार को बंद करना कबूल किया,
हमने इतने बड़े अखबार को, इतने बड़े नेटवर्क को हमने बंद करना कबूल किया। 32,000 अखबार हमारा उस दिन भी छपता था, मगर हमने कंप्रोमाइज नहीं किया। आज हम फिर डिजिटल रूप में आपके बीच आए हैं, तो आपसे वायदा करते हैं कि हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे, हम किसी से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, सच दिखाएंगे, उसकी कोई कीमत हमको चुकानी पड़े। ये मैं पुंडीर जी आपसे कहना चाहता हूं। और आखिरी में एक बात कहना चाहता हूं, यहां ये मांग मेरी भी थी जब मैंने यहां से जिला पंचायत लड़ा। जिस जगह पर आज ये बन रहा है दफ्तर, वो मेरे क्षेत्र में ही आता था। मैं वहां से जीत करके आया, मुझे वहां की जनता का बहुत सहयोग मिला। मेरा वायदा था कि मैं यहां पर एक डिग्री कॉलेज जरूर खुलवाऊंगा, क्योंकि मैं 1973 से मेरा रायपुर से वास्ता है। उस वक्त मैं डीबीएस कॉलेज में पढ़ने जाता था, तो तब हम बसों में लटक के जाते थे, और आजकल के बच्चे स्कूटी स्कूटर वगैरह माँ बाप दे देते हैं, बच्चे थोड़े साधन संपन्न हो गए, आज उसमें जाते हैं। मगर आज भी वही डीएवी कॉलेज, वही डीबीएस कॉलेज, यहां तक कि कोई एक बड़ा प्रतिष्ठित कोई इंटर कॉलेज तक यहाँ उसके बाद से नहीं डेवलप हुआ। हाँ, वो बिल्डिंगों के प्लास्टर झड़ गए, उन बिल्डिंगों के छतें गिर गई, उन बिल्डिंगों के दरवाजों को दीमक खा गया, लेकिन यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। इसलिए मेरी ये मांग थी कि यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज खोला जाए। डिग्री कॉलेज एक स्वीकृत भी हुआ, और वो आज कहाँ चल रहा है मालूम है आपको? माल देवता के पास पहाड़ में एक कृषि मंडी समिति का एक छोटा सा भवन बना हुआ है, उसमें रहने हैं। जो 20 लोगों से ऊपर, जिसमें कैपेसिटी नहीं है बैठाने की उनको। मतलब अब एक दफ्तर तो दफ्तर की तरह बनेगा, वो स्कूल का तो शेप भी अलग होती है, सुविधाएं अलग होती हैं। और नाम के लिए कि ये डिग्री कॉलेज आ गया तो लैप्स ना हो, मैं उस वक्त इस जगह को ढूंढ रहा था कि ये जगह तो है, क्योंकि है ना, तो मुझे मालूम चला ये जगह तो बीजेपी ने खरीद ली। तो मैं तब से इसके पीछे लगा हुआ था कि आखिर कहां से ये इसकी जानकारी मिलेगी। तो जानकारी अब आपके सामने तथ्य आपने जी जुटाए और लगातार आप इस पर काम कर रहे हैं, तो आरटीआई से भी कुछ चीजें ऐसी मिली हैं। अभी तक सबसे बड़ा यही है कि जहां शिलान्यास हो गया, भूमि पूजन हुआ है, उस जगह का अभी तक मानचित्र भी नहीं स्वीकृत हुआ है, और ना ही रिकॉर्ड में अभी तक है उनके पास में कि कहीं पर ये मानचित्र आपको मिला हो। क्योंकि सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि इसका अभी कोई ऐसा नहीं है जो आप सूचना मांग रहे हैं, मानचित्र जैसी यहाँ पर हमारे पास में कोई चीज नहीं है। जी, कुछ और कहना चाहेंगे सर? जी, हिमालय, मैं अंत में एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारा ये प्रयास हमेशा रहता है कि हम कभी भी एक तरफा, एक पक्षीय बात आप तक ना पहुंचाएं। इस सिलसिले में हमारे एक वरिष्ठ साथी ने भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत जिम्मेदार और बहुत महत्वपूर्ण पदाधिकारी से फोन पर बात करके इस प्रॉपर्टी के नक्शे के विषय में जानकारी लेनी चाहिए। जानकारी इसलिए लेनी चाहिए कि अन्य पदाधिकारियों ने फोन नहीं उठाए, किसी ने नहीं उठाए, और अध्यक्ष ने और दूसरे लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी में जिनसे मेरी मित्रता है, उन्होंने, किसी ने इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। मगर एक पदाधिकारी जो वैसे बड़े सौम्य हैं, मेरे मित्र भी हैं, मैं नाम उनका नहीं लूंगा, नाम उनका तभी लेंगे जब भारतीय जनता पार्टी इसको डिनाई करेगी। लेकिन मैं ये बात भी आपको प्रामाणिकता से कह रहा हूं कि हमारे पास इस बात का सबूत है कि उन्होंने क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, नक्शा अभी बना नहीं, बन गया, वैसे बन गया, वो तैयार तो हो गया, थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज हैं। अरे फॉर्मेलिटीज तो बहुत होती हैं, आप जानते ही हो, बस होते ही शुरू कर लेंगे, बहुत जल्दी शुरू कर लेंगे। और सुनो यार, नक्शे का जिक्र मत करना आपने किसी रिपोर्ट में, आखिरी में जाते जाते। यानी वो बोल भी गए और उनको फिर लगा कि ये तो नक्शा तो है ही नहीं, और नक्शे के बारे में तो बोलना ही नहीं है। यानी उनको और उनकी पूरी पार्टी को ये पता है कि नक्शे में गड़बड़ है, और नक्शा हिमालय दर्पण गलत तरीके से पास नहीं होने देगा, ये जानकारी भी उनको है। अंत में ये भी वो बोल गए कि अभी नक्शे का कोई जिक्र मत करना, भवन बन रहा है, नक्शे का जिक्र मत करना। क्या कहना चाहते हो, मैं नाम नहीं लूंगा, वो उनका भोलापन है उनका वो। लेकिन हाँ, ये हमारे पास ऑन रिकॉर्ड ये सबूत भी आ गया है,
ये मैं आपको बताना चाहता हूं। जी, जी। तो आज जो कोशिश थी मेरी आपको बताने की, मुझे लगता है हमने अपना कर्तव्य पूरा किया। हम किसी के व्यक्तिगत प्रॉपर्टी के झगड़े में नहीं जाते और ना जाएंगे। मेहरबानी करके हमको इस काम के लिए कभी अप्रोच भी मत करिएगा कि मेरी जमीन पड़ोसी ने दबा ली। हम समाज के हित की बात करते हैं। वो जगह समाज की है, वो जगह समाज की है, वो जगह सरकार को लेनी चाहिए और उसका बेहतर उपयोग करना चाहिए। यहां तो 100-100, 150-150, 500-500 करोड़ का एक एक आदमी तुम्हारे पास बैठा है, जो आपके पिछले 25 साल से तो मैं देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के सर्वे सर्वा वही हैं। उनके साथ मिलकर कोई साफ सुथरी जगह खरीदिए और भवन बनाइए। आप 10 मंजिला नहीं, आप 100 मंजिला बनाइए। आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो, आपके पास अथाह पैसा है। आपने 5 स्टार 7 स्टार होटल की तरह से अपना दिल्ली का कार्यालय मुख्यालय बनाया, आप उत्तराखंड में भी बना लो, आप बना सकते हो। मगर घोटाला हम नहीं होने देंगे, ये चेतावनी भारतीय जनता पार्टी के लोगों आपको मैं देना चाहता हूं। पुंडीर जी, सही बात है। और आज की जो बड़ी चर्चा है, ये बड़ी चर्चा अलग तरीके की आज आप पहली बार देख रहे होंगे कि जो हमारा कार्यक्रम हम लाइव करते हैं उस तरीके से कि उसमें गेस्ट हमारे आते हैं, इनवाइट करते हैं गेस्ट को। तो लेकिन आज ये चर्चा हम स्टूडियो से कर रहे हैं, तो आपसे उम्मीद करता हूं कि बड़ी चर्चा आज की आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक रिक्वेस्ट और करता हूं कि जो हमारा पेज है उसको लाइक भी करें, फॉलो भी करें और अपने जो मित्र हैं उनसे भी कहें कि हिमालय दर्पण उत्तराखंड के जो फेसबुक पेज है उसको अवश्य लाइक कर दें, फॉलो कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए हिमालय दर्पण उत्तराखंड। नमस्कार, जय हिंद।